अध्याय 4 रात में खोजबीन। रेणु अक्सर वाणी को एक ऐसी औरत बताती थी जिसके जीवन में कोई कहानी नहीं है। ना उसके पास डेटिंग का कोई अनुभव था, ना कोई खास लाइफ एक्सपीरियंस, और वो बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रही है। वाणी अपनी कजिन बहन से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसकी अपनी एक ऑनलाइन दुनिया थी। कंप्यूटर चालू करना, अपनी पसंद की कहानियां लिखना और पाठकों के साथ बातचीत करना उसकी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। हर व्यक्ति की खुशी की अपनी अलग परिभाषा होती है। वाणी के लिए पाठकों से बातचीत करना किसी बॉयफ्रेंड होने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एक दिन की यात्रा ने भावनात्मक रूप से उसे गहरा झटका दिया था। जब वो अपने बिस्तर पर पालथी मारकर लैपटॉप के साथ बैठी और अपने उपन्यास अ ग्रेव रोमांस के रिव्यू और कमेंट सेक्शन पर क्लिक किया, तो उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट-पुलट हो गई है। आमतौर पर वहां मुश्किल से ही कोई कमेंट्स होते थे, लेकिन उस दिन बहुत सारे नए कमेंट्स और कई नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। जो लोग इस केस की वजह से उसकी किताब पढ़ने आए थे, उन्होंने उसकी लोकप्रियता में अचानक उछाल ला दिया था। सब्सक्रिप्शन इंडेक्स में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में जबरदस्त हलचल थी। कुछ लोग आर्यन खन्ना की मौत और उपन्यास के बीच अजीब समानता देखकर हैरान थे, और वे ये अटकलें लगा रहे थे कि असली हत्यारा कौन है। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लेखिका एक जीनियस राइटर है, जिसके पास अपराध मामलों को पहले से देखने की क्षमता है, और पुलिस को उसे एक प्रोफेशनल सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लेना चाहिए। जो लोग मिस्ट्री फिक्शन पसंद करते थे वे तर्क और अनुमान लगा रहे थे। जो लोग गप्पे पसंद करते थे वे उसके उपन्यास में बनाए गए विवाहेतर संबंध की चर्चा कर रहे थे। जो लोग अलौकिक कहानियां पसंद करते थे वे मजे के लिए भूतों की कहानियां बना रहे थे। साइंस फिक्शन के दीवाने ये सोच रहे थे कि क्या वाणी को एलियंस ने अगवा करके उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। यहां तक कि कुछ पाठक इतने भयावह थे कि उन्होंने ये सुझाव दे दिया कि लेखक खुद ही हत्यारा हो सकता है, और शायद वही मरे हुए उद्योगपति आर्यन खन्ना की असली प्रेमिका थी। वाणी आगे कमेंट पढ़ ही नहीं सकी। उसने रिव्यू और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया और मैसेजिंग ऐप में लॉगिन किया। तुरंत ही मैसेज का रैबिट एम्ब्लेम बीप हुआ, ये बताने के लिए कि नए नोटिफिकेशन आए हैं। आज तो बहुत से लोगों ने उसे मैसेज किया था। ये ज्यादातर साथी लेखक थे जिन्हें वो काफी अच्छी तरह जानती थी, और कुछ पाठक भी थे जो उससे काफी करीब थे। वे सभी उससे पूछना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस ने वाणी को चेतावनी दी थी कि वो केस से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को ना बताए। उसने उन्हें सामान्य ढंग से जवाब दिया और फिर अपने रीडर चैट ग्रुप में एंटर किया। जैसे ही उसने एंटर किया, उसके पाठकों ने उस पर चारों तरफ से सवालों की बौछार कर दी। मुझे कैसे पता होगा, मैं खुद भी पूरी तरह उलझन में हूं। वो सार्वजनिक राय का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, कहीं इससे कोई विवाद न खड़ा हो जाए। ये मामला खुद ही काफी जटिल और रहस्यमय लग रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि असली कातिल अभी भी आज़ाद था और वो अपने लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। लेकिन उसके चैट ग्रुप की युवा लड़कियां पुलिस केस और उसके उपन्यास की समानता को लेकर इतनी उत्साहित थीं कि वे बार बार उससे आगे की कहानी के बारे में पूछ रही थीं। वाणी के पास बहुत ज्यादा वफादार और समर्पित पाठक नहीं थे। उनमें से अधिकतर महिलाएं थीं, और कुछ तो उसे इतनी गर्मजोशी से सपोर्ट करती थीं जैसे वे उसकी अपनी बहनें हों। लेकिन यह भी संभव था कि उनमें से ही कोई एक हत्यारा हो। वाणी घबरा गई और अपने चैट ग्रुप में किसी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करने लगी। फिर भी उसके पाठक सामान्य से अलग नहीं लग रहे थे। वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट रहे थे और बहस कर रहे थे, मानो किसी भी बात से प्रभावित ना हुए हों। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। क्या ये सच में सिर्फ एक संयोग है, वाणी ने मन में सोचा। जब आदित्य रॉय का फोन आया, उस समय वाणी अपने कंप्यूटर डेस्क के सहारे झुककर अपने डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट को व्यवस्थित कर रही थी। उसकी गहरी आवाज सुनते ही उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। डिटेक्टिव आदित्य, क्या बात है? अपनी आगे की कहानी का प्लॉट मुझे भेजो। ये अनुरोध उचित था, लेकिन वाणी खुद को असहाय महसूस कर रही थी। क्या पुलिस ने आज मेरे मोबाइल फोन की सारी चीजें नहीं ले ली थीं? मेरे पास बस वही सब है। वो अचानक रुक गई। कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हुए, जहां उसके पाठक अभी भी जोरदार चर्चा में लगे हुए थे, उसे अचानक कुछ याद आया, और उसने आदित्य से फोन पर कहा, नहीं, मैंने 2 अलग अलग प्लॉट के वर्जन भेजे थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद आदित्य रॉय ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वाणी सीधी बैठ गई, जैसे कोई तर्कशास्त्र का उस्ताद अचानक ज्ञान की रोशनी से अभिषिक्त हो गया हो। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसकी हथेलियां नम हो गईं। मेरी कहानी में बिल्लियों को जलाने वाली घटना अपराध के अगले दिन रात में हुई थी, जो कि आज की रात है, वाणी ने भौएं से कोड़ी।
अगर हत्यारा सच में मेरी कहानी की नकल करके अपराध कर रहा है तो हम अभी जाकर देख सकते हैं और शायद हम 5 मिनट में नीचे आओ। आदित्य रॉय ने उसे बीच में ही टोक दिया। वाणी ने पहले कई क्राइम नॉवेल लिखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब वो वास्तविक अपराध मामले से सामना कर रही थी। 5 मिनट में उसने अपना चेहरा धोया, कपड़े ठीक किए, आईने में खुद को देखा और हल्के रंग की लिपस्टिक लगा ली। उसका ये आखिरी काम सामान्य से अलग माना जा सकता है। उसने खुद से कहा कि उसने ये एक उपन्यासकार की गरिमा बनाए रखने के लिए किया है। वो डरी हुई और फीकी शक्ल लेकर बाहर नहीं जाना चाहती थी। आदित्य रॉय की पुलिस कार उसके छोटे से अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी। जहां वो खड़ा था वहां एक गंभीर और गंभीरता भरा माहौल फैला हुआ था, ठीक उसके चेहरे के भावों की तरह, जिसे देखकर किसी को डर भी लगता और आश्चर्य भी। कुछ दखलंदाजी करने वाले पड़ोसी बाहर झांकने के लिए निकले और फिर तुरंत वापस चले गए। वाणी उसके पास गई। वो हैरान थी कि वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया। क्या आप आसपास ही थे? आदित्य रॉय ने कुछ नहीं कहा, बस एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए कार का दरवाजा खोला। संकरी गली वैसी ही थी जैसी वो पहले लौटते समय थी। अंधेरे के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर धुंधली लाइट्स लगी हुई थीं। क्योंकि डिटेक्टिव आदित्य उसके साथ था, इसलिए उसे वो बेचैन करने वाली घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। डिटेक्टिव आदित्य, क्या कोई नई प्रगति हुई है? कोई नया सुराग? उसके सवाल दरअसल अभिवादन के रूप में अनुचित थे, लेकिन क्योंकि ये मामला किसी न किसी तरह उससे जुड़ा हुआ था, उसके दिमाग की कोशिकाएं इतनी सक्रिय थीं कि ये शब्द अनजाने में ही निकल गए। आदित्य रॉय सीधा सामने देख रहा था। नहीं। उसके ठंडे और संक्षिप्त जवाब ने वाणी की जिज्ञासा को तुरंत खत्म कर दिया। कार लखनऊ की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। वो शर्म से चुप हो गई और कभी-कभी आंख के कोने से आदित्य रॉय के तराशे हुए साइड प्रोफाइल को चुपके से देख रही थी। इस छोटी सी यात्रा में उसकी पेशेवर आदत सक्रिय हो गई। उसका खास तरीका, वाणी द्वारा चरित्र अध्ययन। वो पूरे दिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पुलिस की मदद कर रही थी। वहां जब उसने लंच किया था तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स की गपशप भी सुनी थी। डिटेक्टिव आदित्य को हाल ही में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से लखनऊ जिले के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कप्तान के रूप में भेजा गया था, जिसे एक तरह का डिमोशन माना जा सकता है। इसका मतलब था कि वो कुछ समय के लिए निचले स्तर की यूनिट में सेवा दे रहा था और बाद में सेंट्रल ब्यूरो लौटने पर उसे प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में भले ही उसे ये ना पता हो कि वो अपने काम में कितना सक्षम है, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जिसके सामने वो टिक सके। तुम्हें बिल्लियां पसंद नहीं हैं? आदित्य के अचानक पूछे गए सवाल से वाणी चौंक गई। हैं? तुमने बिल्ली पर अत्याचार का विचार क्यों सोचा? उसने गंभीर चेहरे के साथ अपना सवाल समझाया। वाणी को ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी तंग पूछताछ वाले कमरे में पहुंच गई हो। उसने घबराकर अपने हाथ आपस में जकड़ लिए, सिर घुमाया और खिड़की के शीशे में अपनी ही परछाई को देखने लगी। जब मैंने अपने प्लॉट का पहला वर्जन लिखा था, उस समय बिल्ली पर अत्याचार की खबर ब्रेकिंग न्यूज में चल रही थी। आदित्य रॉय ने व्यंग से कहा। क्या इत्तेफाक है? वाणी उसके स्वर में साफ संदेह सुन सकती थी और उसके गाल में हल्की जलन महसूस हुई। मृतक आर्यन खन्ना से मिलती जुलती पृष्ठभूमि वाला पात्र लिखना, फिर बिल्ली पर अत्याचार वाला प्लॉट जिसे उसने ब्रेकिंग न्यूज से प्रेरित बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे संदिग्ध समझा गया। आप समझते नहीं कि लेखक कैसे काम करते हैं। हर दिन लगातार चैप्टर अपडेट करना दिमाग को बहुत थका देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया है, वाणी ने कहा। हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आदित्य रॉय को जाहिर तौर पर उसके पेशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौन सा कूड़ेदान? आदित्य ने पूछा। हाँ? वाणी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। कौन सा कूड़ेदान जिसमें तुमने बिल्लियां फेंकी थीं? आदित्य ने पूछा। मैंने बिल्लियां नहीं फेंकी, वाणी हाफते हुए बोली। मैंने सिर्फ एक प्लॉट की आउटलाइन लिखी थी जिसे मैंने बाद में छोड़ दिया। वो बस एक सामान्य सी चीज थी जो मैंने लिखी थी और जिसे प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता था। इन शॉर्ट, मैंने ये नहीं बताया कि बिल्लियों को किस कूड़ेदान में फेंका गया है। आदित्य रॉय ने उसकी ओर देखा। कार रुकी। कार विला के बाहर कूड़ेदानों से ज्यादा दूर नहीं रुकी थी। वाणी ने देखा कि आदित्य रॉय कार से उतर गया। उसका पीछे का दृश्य रात में जैसे घुलता हुआ दिख रहा था। कार के अंदर बैठी वाणी के पैरों से अचानक एक ठंडक फैलती महसूस हुई। मेरा इंतजार कीजिए, वो जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके पीछे भागी। देर रात का आसमान घना काला था। अब रात काफी हो चुकी थी और पूरा आकाश गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। विला के आसपास का इलाका बहुत शांत था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी जो शायद कूड़ेदान से आ रही थी। म्याऊ! वाणी आदित्य रॉय के पास पहुंच ही रही थी कि अचानक एक बिल्ली कूड़ेदान के पीछे से भागती हुई निकली, जिससे वाणी चौंक गई।
रात के अंधेरे में कूड़ेदान के पीछे छिपी वो आवारा बिल्ली जैसे शैतान का दूत लग रही थी, पूरी तरह डरावनी। वाणी का दिल सिकुड़ गया। उसने सांस रोक ली और काले कूड़ेदान को घूरने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। कुछ देर बाद आदित्य रॉय ने शांत भाव से खुद को सीधा किया और अपने दस्ताने उतार दिए। जब वो मुड़ा तो उसकी आंखों में चमकती तेज रोशनी देखकर वाणी की रीढ़ तक सहरन दौड़ गई। कूड़ेदान पर जलने के निशान हैं, बिल्ली के शव 2। हालांकि यहां 3 के बजाय केवल 2 मरी हुई बिल्लियां थीं, लेकिन जो हुआ था वो पूरी तरह उसके पहले लिखे प्लॉट से मेल खा रहा था। कई घटनाओं का इस तरह एक दूसरे से मेल खाना अब साधारण संयोग नहीं रह गया था। आदित्य रॉय ने फॉरेंसिक टीम को फोन करके सबूत इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजने को कहा। वाणी काफी देर तक स्तब्ध खड़ी रही। वो प्लॉट की आउटलाइन तुमने किसे भेजी थी? आदित्य रॉय चुपचाप 2 कदम उसकी ओर बढ़ा। उसकी लंबी परछाई वाणी के अब पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे किसी अभेद्य छाया ने उसे घेर लिया हो। वाणी का दिमाग खाली हो गया और वो हांफती हुई बोली, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। चांदनी में उसकी परछाई पर कदम रखते हुए आदित्य रॉय उसकी आंखों में देखने लगा। वह दृश्य असामान्य रूप से ठंडा था। वाणी की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। डर उसके भीतर से उभरकर उसके दिल को कसकर जकड़ रहा था। वो औरत, गली वाली औरत,